Hello students, last video is the introductory video of inorganic chemistry. Today we will discuss about important question of inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे शॉर्ट में. तो शॉर्ट के 6 क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मे बी इसमें से क्वेश्चन आ जाएं, तो वो 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जिनके एक्सप्लेनेशन, जिनके डेफिनेशन सहित हम आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुंड्स रूल. हुंड्स रूल के विषय में बात होगी आज. डिफाइन द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या डिस्कस होगी. फजांस रूल क्या होता है? रोल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोसिस्टम. जैविक निकायों में जो एस ब्लॉक के रोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो डिस्कस होंगे. फुलरेंस क्या होते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, LCAO थियोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम. हुंड ने क्या बताया था अधिकतम बहुलता का नियम? इसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें कि पहला पॉइंट ये था कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंटर करेगा आपके ऑर्बिटल में. ठीक है, क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त. दक्षिणावर्त ही पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दक्षिणावर्त किसी भी ऑर्बिटल में जाएगा. और इसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे तो तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास जितने ऑर्बिटल हैं वो उन सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए. जब तक हम सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल देंगे तब तक हम लोग पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे. ये था हमारा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. सेकंड क्वेश्चन इज एटॉमिक रेडियस. डिफाइन द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस अच्छा क्या होती है? एटॉमिक रेडियस में 2 डेफिनेशन मैंने दे रखी हैं, इसलिए कि आपको जो डेफिनेशन पसंद हो, जो डेफिनेशन आपको आसानी से लर्न हो जाए, आपको लिखने में आसानी हो, इन दोनों डेफिनेशंस में से आप कोई भी एक डेफिनेशन चूज कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए. ये आपकी हेल्प करेगी. ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस, दिस इज द half of distance between the centers of 2 atoms of that element. मतलब अगर यहाँ पर 2 आपको एटम दिखाई पड़ रहे हैं तो उन एटम के सेंटर्स, एक फर्स्ट एटम का सेंटर ये दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड एटम का सेंटर ये दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस d के हाफ को, बीच की डिस्टेंस मीन्स इन दोनों की डिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे. अगर हम लोग इसकी रेडियस ऐड कर लिए और इसकी रेडियस ऐड कर लिए और दोनों को ऐड कर दिए तो हमको d की वैल्यू पता चल जाएगी. d की वैल्यू निकालने के बाद अगर उसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस आ जाती है. इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. यानी कि ग्रुप्स और पीरियड्स में, पीरियड्स मतलब आवर्त में और ग्रुप्स मतलब वर्ग में इसका क्या प्रभाव पड़ता है. प्रभाव का मतलब कि ये बढ़ती घटती कब कैसे है, ये चीज़ पूछी गई है. तो अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड्स में अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस का साइज बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ ही हमारी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगी. जाहिर सी बात है कि अगर ये इतना छोटा आपको गोला दिखाई पड़ रहा है तो इसकी रेडियस कम होगी अपेक्षाकृत अगर गोला इतना बड़ा हो जाए. तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ में आपके एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी बढ़ेगी. इसी तरह से अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है. एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ी हो जाएगी. इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और पीरियड्स में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फजांस रूल. फजांस रूल इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ थ्योरी. फजांस की थ्योरी क्या थी? फजांस का रूल क्या था? फजांस ने बताया था कि जो इन्होंने पोलराइजेशन के बारे में बताया था. फजांस रूल ऑफ पोलराइजेशन इसको बोलते भी हैं
कि क्या प्रभाव पड़ता है कटायन के साइज़ का, आयन के साइज़ का या उनके चार्जेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, 3-4 पॉइंट्स दिए थे। वो 3-4 पॉइंट्स में इन्होंने अपने पूरा रूल को एक्सप्लेन कर रखा था। क्या था कि अगर कटायन का चार्ज हाई होगा और साइज स्मॉल होगा, यानी साइज छोटा होगा और आवेश अधिक होगा, तो वो जो कटायन होगा वो हाईली पोलराइज्ड होगा। इसी तरह से एनायन के विषय में क्या होता है, चार्ज तो उसमें हाई होना चाहिए, लेकिन जो साइज होगा, सॉरी, जो कटायन का साइज होगा वो स्मॉल होना चाहिए, तो कोई भी कटायन पोलराइज्ड होगा। अगर एनायन की बात करें तो एनायन का चार्ज भी हाई होना चाहिए और साइज भी लार्ज होना चाहिए, तो वो एनायन क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। इसके बाद जो पोलराइजेशन होता है ये हमारी विरूपता से भी संबंधित होता है, जिसको हम डिफॉर्मेबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कटायन का इलेक्ट्रॉन मेघ ज़्यादा होगा तो जो हमारा पोलराइजेशन है वो बढ़ेगा, और अगर एनायन का इलेक्ट्रॉन मेघ ज़्यादा होगा तो कटायन की अपेक्षा एनायन का जो पोलराइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा। 4th पॉइंट में बोला गया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन प्रोड्यूस, मतलब अगर किसी चीज़ का जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ द कैटायन प्रोड्यूस बेटर शील्डिंग एंड लेस पोलराइजेशन पावर। अगर किसी भी कटायन का जो स्ट्रक्चर है वो नोबल गैस की तरीके है, तो उसमें जो पोलराइजेशन की पावर होगी वो क्या होगी, कम होगी अपेक्षाकृत बाकी पॉइंट्स से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोसिस्टम्स। मतलब जो बायोसिस्टम, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो सब कोई जानता है कि इसमें हम सोडियम की बात कर सकते हैं, इसमें हम पोटेशियम की बात कर सकते हैं, इसमें हम कैल्शियम की बात कर सकते हैं। कैल्शियम हमारे किस में होती है, बोन्स में होती हैं। पोटेशियम, सोडियम ये सब मिट्टी वगैरह में होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ लर्निंग क्वेश्चन। आप लोग इसको लर्न करेंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको लर्न कर लीजिएगा। अगर इतने ही पॉइंट्स आपने अपने एग्जाम में लिख दिए तो इन पॉइंट्स की आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुल रेंज कुछ नई चीज़ नहीं है, इसको आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपने हीरा और ग्रेफाइट पढ़ा होगा। हीरे के बारे में तो बहुत सबने सुना होगा। हीरे और ग्रेफाइट में क्या होता है कि ये क्या है, अगर हम बेसिकली बात करें तो ये अल्ट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के। अल्ट्रॉप्स मीन्स अपर रूप हैं कार्बन के। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ऐसा ही एक अपर रूप है फुलरेंस भी। इसको अभी तक हम लोग 12th लेवल में ये नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आप लोग 60 से कम ही पढ़ते हैं 12th लेवल में। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, इसमें जो होता है अपर रूप कैसे बनता है, जिसमें कार्बन की जो नंबर होती है वो 60 से बढ़ करके 400-500 तक भी जा सकती है। इतने कार्बन जब एक साथ ऐड होते हैं तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फुलरेंस। फुलरेंस आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम्स विद हॉलो शेप्स। जो फुलरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं विद हॉलो शेप्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फुलरेंस बोलते हैं। फुलरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, विशेषताएं पूछी गई, क्या विशेषताएं होती हैं इन फुलरेंस। सी एटम मतलब कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो फुलरेंस में होंगे उसमें जो कार्बन एटम्स होंगे उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। सेकंड पॉइंट इज इट्स कंपाउंड C60K3। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, 60K3 इस तरह से नहीं लिखा जाता है, C60 सफिक्स में लिखा जाता है, K3 सफिक्स में लिखा जाता है। यहाँ पर नीचे छोटा सा लिखा जाएगा। ऐसे ही sp2 में भी है, टू का जो ये 2 जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो इट्स कंपाउंड C60K3 behaves as सुपरकंडक्टर्स एट रिलेटिवली हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है कि अगर हम C60K3 कंपाउंड जो होता है वो किस तरह से काम करता है, सुपर कंडक्टर्स की तरह से काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू फॉर्म सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर से भी रिएक्शन करके क्या कर देता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स फॉर्म करता है। अगर हम बात करें sp2 और C60K3 लिखने की तो वो बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है, sp2 ऊपर जाएगा और
C60 नीचे जाएगा, K का 3 नीचे जाएगा, इसको हम बोलते हैं सफिक्स में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। क्या होता है कि ये एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको आप देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर ही हम लोग LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन करते हैं। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो क्या करेंगे, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं या ओवरलैप करते हैं, पार्टिसिपेट करना ओवरलैप करना बात एक ही है। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो ओवरलैप ही करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम होती है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी सेम होगी, बट जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी सेम नहीं होती है। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। और एक ऑर्बिटल वो होगा जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होगी, उसे कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड को अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हम प्यार से बोलते हैं LCAO। प्यार से मतलब जिसका निक नेम या शॉर्ट नेम है LCAO। इस मेथड की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इस मेथड का यूज़ करेंगे किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करने के लिए। अच्छा, हम इसी का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम यहाँ पर वेव फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LCAO का ही यूज़ हम क्यों करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, हम वेव फंक्शन का भी तो यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है क्यों यही यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की कंबाइनिंग की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की कंबाइनिंग हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई का स्ट्रक्चर, साई को इसमें नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट मैं बताती हूँ आपको साई क्या होता है, किस तरह से साई को रिप्रेजेंट करते हैं। साई को हम लोग इस तरह से बोलते हैं, ये हो गया आपका साई। ये जो साई है इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। साई क्लियर हो गया। साई को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव मैकेनिज्म में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उससे हम वेव फंक्शन माना जाता है और उसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी वैल्यू हम किससे निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से साई की वैल्यू आ जाती है। और वेव वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें बताती है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका बिहेवियर क्या है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करना होता है। लेकिन जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो फेल होती है कहाँ पर, जब वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूलर के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो यहाँ पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमारी फेल हो जाती है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाली थियोरी को ही अप्लाई करते हैं
और इस साई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी थ्योरी पर। हमारी थ्योरी क्या बोलती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है हमारी, कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं या जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह से होता है, या तो एडिशन से हो सकता है या तो सब्ट्रैक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। मैं वो क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करती हूँ। थैंक यू।